गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, हम मोनोपोली को पढ़ रहे थे और मोनोपोली के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट चूज कर रखा था वो कॉन्सेप्ट था हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हमने पढ़ लिया था। आज एक नया कॉन्सेप्ट है नई वीडियो के अंदर। हम मोनोपोली के 5वें पार्ट की बात कर रहे हैं। आज 5वें पार्ट में हमारे पास जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, यानी भेदमूलक जो एकाधिकारी होता है उसका संतुलन कहाँ होता है। ठीक है ना। भेदमूलक एकाधिकारी का जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में बात करेंगे, या इसको बोल सकते हैं हम प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ये भी इसको बोल सकते हैं कि भेदमूलक एकाधिकारी जो है कीमत विभेद के अंतर्गत जो है प्राइस कैसे निर्धारित होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्टिक होता है, जो भेदमूलक एकाधिकारी होता है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को क्यों चूज करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को क्यों चूज करता है। दो कारण होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट रीजन होता है टू गेन मैक्सिमम इनकम, और सेकंड रीजन होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। ज़्यादा से ज़्यादा वो इसके लिए काम करता है, जो नीचे वाला है ना मैक्सिमम प्रॉफिट, इसके ऊपर काम किया जाता है। कीमत विभेद की सिचुएशन के अंदर जो प्राइस डिटरमिन होती है उसको दो या दो से अधिक बाजारों की दशाओं के द्वारा दिखाया जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम जो शो कर रहे हैं, यहाँ हमने 2 मार्केट लिए हैं। ये मार्केट ए है, ये मार्केट बी है, और ये दोनों मार्केट का टोटल है। ठीक है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है कि एक एकाधिकारी मैक्सिमम प्रॉफिट तब गेन कर पाएगा जब इन दोनों मार्केट के अंदर क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोला मैंने? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब डिफरेंट होगा इस मार्केट में और इस मार्केट में, इन दोनों मार्केट में अलग अलग जब मांग की लोच जब कम पाई जाएगी, मांग की लोच एक में अधिक होगी, एक में कम होगी, ठीक है ना, अलग अलग होगी कहने का मतलब। तो वहाँ पर जो है हम दिखा सकते हैं कि संतुलन कैसे होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि एक जो भेदमूलक एकाधिकारी होता है उसको खुद को ये निर्णय करना पड़ता है कि उसे कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है ना, कितना प्रोडक्शन करना है। चलिए यहाँ लिख देते हैं हाउ मच, कितना प्रोडक्शन करना है, और दोनों मार्केट के अंदर कितना कितना प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है बेचने के लिए, और किस प्राइस के ऊपर करना है कि एक भेदमूलक एकाधिकारी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। क्या बोला मैंने कि एक भेदमूलक एकाधिकारी को खुद को निर्णय करना पड़ता है किसका, कि टोटल प्रोडक्शन कितना किया जाए और कितना कितना दोनों मार्केट में डिवाइड किया जाए और किस प्राइस पर किया जाए, जिससे कि भेदमूलक एकाधिकारी को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने की 2 शर्तें होती हैं, 2 कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है उनको देख लेते हैं। वही सेम कंडीशन जो हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। कौन कौन? पहली तो है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है अजम्पशन है, ये कंडीशन है। ठीक है ना, ये कंडीशन। इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है, अगर पहले इसको समझ लेते हैं। चलो, ये इस प्रकार होना जरूरी है, मस्ट होना चाहिए ऐसा। अगर ऐसा नहीं होता, बाई चांस ऐसा नहीं होता तो सर कैसा होता है? देखिए ऐसा हो सकता है ए
ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जब ऐसा होता है इसका मतलब क्या है कि ए मार्केट के अंदर, आपको शो नहीं हो रहा होगा, चलिए, ए मार्केट के अंदर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है तुलना में किससे, बी मार्केट से अगर तुलना की जाए तो ए मार्केट के अंदर बी की तुलना में ज़्यादा सीमांत आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब ज़्यादा ए मार्केट से प्राप्त हो रही है सीमांत आय, तो हमें क्या करना है कि ए मार्केट में से कुछ इकाइयों को हटाकर इस बी मार्केट के अंदर लगाते जाना है। यानी यहाँ कम बेचना शुरू कर देंगे, यहाँ ज़्यादा बेचना शुरू कर देंगे। जब इस मार्केट में ज़्यादा बेचा जाएगा, कब तक बेचा जाएगा, तब तक हम इस मार्केट में कम करते जाएंगे, इसमें बढ़ोतरी करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाएं। समझ आई बात? चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर बी मार्केट के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, बी मार्केट के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू को कम करते जाएंगे और यहाँ पर लगाते जाएंगे। यहाँ से कम करना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तब तक करते जाएंगे जब तक ये सिचुएशन ना बन जाए। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो होती है ये वाली, समझ आई बात? दूसरी कंडीशन क्या होती है, वही सेम कंडीशन जो हम पहले पढ़ के आए हैं, ये भी पढ़ रखी थी हमने, दूसरी भी पढ़ रखी है। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ऐसा कब संभव होता है, ये दो चीज़ें तो पहले क्लियर कर ही लेंगे हम, देन इस पर पहुंचेंगे, ये दोनों क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में क्या होगा कि इसके बाद में इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों बाजारों के इकट्ठे सीमांत आय वक्र को मार्जिनल कॉस्ट काटेगी, नीचे से काटेगी। समझ आई बात? कि दोनों बाजारों के सीमांत आय, दोनों बाजारों के इकट्ठे सीमांत आय वक्र को जहां पर मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट करेगी, वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा और वहीं पर प्राइस डिसाइड होगी। तो हम यहाँ पर डायग्राम पढ़ते हैं, ये वाला। ये डायग्राम किसका है, देखिए, ये डायग्राम है ए प्लस बी मार्केट का। ये जो इतना पार्ट हमने लिया है, ये लिया है यहाँ से, जो यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू हमारा है वो थोड़ा स्टिप आकार का है, खड़ी आकार का है, वो हमने यहाँ ले लिया। देन उसके बाद में ये थोड़ा चपटा है, ठीक है ना, थोड़ा फ्लैट है ये, तो आधा ये ले लिया, आधा ये ले लिया, एक डायग्राम, एक कर्व बना दिया मार्जिनल रेवेन्यू टोटल, यानी दोनों का, दोनों मार्केट का टोटल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बना दिया, इसको MRT नाम दे दिया। अब इस MRT कर्व को नीचे से जिस बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगी, वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो वो कौन सा पॉइंट है, वो ये E पॉइंट है। इस E पॉइंट पर कट कर रही है, तो यही यहाँ क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब देखिए इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना आया, OQ आया, इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी आई, OP। यानी कि एक एकाधिकारी OP कीमत पर OQ प्रोडक्शन को सेल कर सकते हैं। एक भेदमूलक एकाधिकारी का टोटल प्रोडक्शन आ गया, ये टोटल प्राइस आ गई, ठीक है ना, पर यूनिट प्राइस आ गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं। अब इस क्वांटिटी को दो मार्केट में डिवाइड करना है, अलग अलग, कितना भाग इसमें देगा, कितना भाग इसमें बेचेगा एक भेदमूलक एकाधिकारी, वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। हमने पहले भी इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा कि दोनों बाजारों के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होगी तो ही मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों बाजारों के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 है,
ओके, बताऊंगा कैसे है। यहाँ पर क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर मांग की लोच कम है, यहाँ पर मांग की लोच ज़्यादा है। जिस बाजार में मांग की लोच कम होती है उस बाजार में प्राइस ज़्यादा रखी जाती है हमेशा, और आउटपुट कम रखा जाता है, यानी कम उत्पादन बेचा जाता है, ज़्यादा प्राइस रखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब मांग की लोच इकाई से कम होती है उसका मतलब ये होता है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में नामात्र चेंज आता है, या हम कह सकते हैं कि जितना चेंज प्राइस में आता है उतना चेंज प्रोडक्ट की क्वांटिटी या डिमांड में नहीं आता। ओके, इसीलिए यहाँ पर प्राइस ज़्यादा रखी जाती है। इस मार्केट के अंदर क्या होता है, मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है। मांग इकाई से अधिक लोचदार होने का मतलब क्या होता है? ये होता है कि यहाँ पर कीमत में मामूली सा भी परिवर्तन आने पर, प्राइस थोड़ा सा ऊपर अगर चली गई तो डिमांड 0 हो सकती है। अगर प्राइस थोड़ा सा कम हो जाती है तो डिमांड इन्फिनिटी हो सकती है। इसलिए एक एकाधिकारी, इस भेदमूलक एकाधिकारी क्या करता है, इस OQ उत्पादन को यहाँ पर कम बेचेगा और यहाँ पर ज़्यादा बेचेगा। क्यों बेचेगा? इस रीजन के कारण। प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। ओके, जिस बाजार में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है वहाँ पर OB, अब इक्विलिब्रियम देखना है। यहाँ पर ये AR का, पहले इसका देख लेते हैं। ये मार्केट A का AR कर्व, ये मार्केट A का MR कर्व। ओके, MC कर्व जहाँ पे कट करेगी वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा और पता चल जाएगा कितना आउटपुट OA उत्पादन। इस OQ में से OA उत्पादन तो यहाँ पर लगा दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ जब करके देखेंगे इक्विलिब्रियम, तो इस E पॉइंट EB, ये इक्विलिब्रियम मार्केट B का है। यहाँ पर OB उत्पादन जो है वो इसका ही भाग है, यानी अब OA प्लस OB बराबर है OQ प्रोडक्शन के। ये इतना प्रोडक्शन था, इस प्रोडक्शन का OA पार्ट तो मार्केट A में बेचने लग गए और इस OQ प्रोडक्शन का OB जो पार्ट है वो मार्केट B में बेचने लग गई। और कीमत कहाँ निर्धारित हुई? ये OP जो है ये संतुलित कीमत है, ये संतुलित कीमत है। इस कीमत के ऊपर भी भेदमूलक एकाधिकारी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है अगर वो अपना प्रोडक्शन बेचे तो। लेकिन इस मार्केट में हमने बात की प्राइस इलास्टिसिटी कम होती है, इसलिए प्राइस वो ज़्यादा रखेगा, OP1 प्राइस रखेगा और OA क्वांटिटी को बेचेगा। यहाँ पर क्या है, मांग की लोच अधिक है इकाई से, यहाँ पर क्या होगा, प्राइस कम होगी, इस मार्केट से थोड़ी सी कम होगी, ठीक है ना। तो इस मार्केट से कम है, यानी OP1 प्राइस के ऊपर OB क्वांटिटी को सेल किया जा रहा है। तो इस डायग्राम के अंदर इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम लिखा करो, या आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो उसका भी नाम लिख दिया करो। और लास्ट में मेन बात कि चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने नियर्स एंड ईयर से भी सब्सक्राइब करवाओ प्लीज़, ये मेरी विनती है आपसे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।